वेलकम टू ब्लू का आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के बाद इकोनॉमी को शुरू किया हुआ है। इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो यूपीएससी रिपीटेड तरीके से एग्जामिनेशन में पूछ रहा है प्रीलिम्स में, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास अभी तक किया है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। ग्रोथ रेट से जुड़ी हुई जो अवधारणा है वो हम लोगों ने समझ ली है ना। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को लेकर चीजों को बहुत अच्छे से देखा है। कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें की गई हैं वो अब तक हम लोग देख चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है ना, अगर आप लोग देखोगे प्राइमरी सेक्टर कृषि वाला, उससे जुड़ी अवधारणाएं देख ली हैं। और साथ में अगर आप लोग देखोगे जो कैपिटल मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है और मनी मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग, और उससे जुड़े कौन कौन से साधन हैं वो हम लोग अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है भाई, आज हम लोग भारत में बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग और इससे जुड़ी अवधारणाएं को देखने वाले हैं। सबसे पहले एक फैक्चुअल तौर पर आप एक चीज याद रखो कि भारत में टोटल जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स हैं, और लगभग आप लोग देखोगे तो 45 जो हैं वो आपको विदेशी बैंक के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो संख्या विदेशी बैंकों की थोड़ी सी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या 12 है, और प्राइवेट सेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो आपको 21 बैंक दिखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले एक चीज देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बैंकिंग में ही एक चीज है। सबसे पहले एक चीज बताइए मुझे आप लोग, ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखिए, मौद्रिक नीति का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का मुख्य रोल है इसके तहत, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? जनरली मुद्रा को कहीं ना कहीं पर नियमित करता है आरबीआई अपने कहीं ना कहीं पर रेगुलेशन के माध्यम से, है ना। बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास भी आरबीआई के द्वारा कई बार किया जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको दिखेंगे मौद्रिक नीति के तहत। इसके टूल्स भी हैं, है ना, अभी पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं, क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं, ये चीजें इसके तहत शामिल की जाती हैं। तो मौद्रिक नीति के तहत अगर मुख्य भूमिका अगर आप लोग देखोगे तो आरबीआई केंद्र में आपको दिखेगा। इसी के साथ मिलता जुलता एक टर्म है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, राजकोषीय नीति। एक है मौद्रिक नीति, एक है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के तहत आपको दिखेगा जो कर से जुड़ी हुई अवधारणाएं होती हैं, है ना, कर से जुड़ी जो अवधारणाएं होती हैं जिसमें सरकार कर बढ़ा सकती है, कर कम कर सकती है, ऐसे प्रयास अगर किए जाते हैं तो वो फिस्कल पॉलिसी के तहत आएंगे। और इसके तहत मुख्य जो भूमिका है वो सरकार की खुद की होती है। बट इसमें अगर आप लोग देखोगे मौद्रिक नीति में तो आपको आरबीआई दिखेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मौद्रिक नीति समिति का, देखिए भाई इसको थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लीजिए। जब आरबीआई मौद्रिक नीति जो कमेटी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जब यह एस्टेब्लिश नहीं की गई थी ना, इससे पहले आरबीआई जो है मुख्यतः 2 काम करता था। एक, महंगाई को नियंत्रित करता था, और विकास गतिविधियों को भी देखता था। बैंकों का रेगुलेशन और ये सब चीजें तो है ही हैं, बट मुख्य 2 रोल थे। एक, विकास, आर्थिक विकास की गतिविधि को बढ़ाते रहना है, ये भी आरबीआई मुख्य काम करता था, और महंगाई को नियंत्रित करता था। बट जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया, है ना, मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, उसके बाद आरबीआई को बोल दिया गया कि आप जो है 2 से 4% की जो इन्फ्लेशन दर है इसको 2 से 6% के बीच में रखना है। ठीक है, ना तो 2% से कम होनी चाहिए इन्फ्लेशन, ना ही 6% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो 4% का मार्जिन आरबीआई को दे दिया गया कि आप मुख्य काम जो है अब आपका महंगाई को नियंत्रित करना है। और इसको लेकर कई बार आरबीआई की आलोचना भी होती है कि आरबीआई ने विकास के कार्य को अब कहीं ना कहीं पर आरबीआई पीछे हट गया है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता है एक विधिक निकाय है, इसको लेकर आरबीआई अधिनियम के तहत ही इसको शक्तियां मिली हैं, है ना। इसमें 6 लोग होते हैं जिसमें सरकार जो है आधे मेंबरों को रिक्रूट भी करती है। और साथ में अगर आप लोग देखेंगे वीटो का जो राइट है वो आरबीआई के गवर्नर को मिलता है। अब देखिए भाई, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके 2 टूल्स हैं, साधन जो हैं। एक जो है आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक साधन क्या है, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है रेपो रेट वाला। ठीक है, रेपो रेट क्या है भाई? आरबीआई से जो आपके कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, ये आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कम अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं आरबीआई से। ठीक है, कम अवधि सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर आरबीआई से बैंक, कमर्शियल बैंक विशेषतः लोन ले सकते हैं ना। तो उस दर को, जिस दर पर लोन ले सकते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। इसी से जुड़ा दूसरी अवधारणा है रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है, समझ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूपीएससी बार बार इनसे सवाल पूछ रहा है प्रीलिम्स में। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है। अब पहले इसमें क्या, कौन ले रहा था ऋण, वाणिज्यिक बैंक वगैरह जो थे वो ले रहे थे आरबीआई से। अब इसमें आरबीआई खुद जो है कहीं ना कहीं पर एक प्रकार से ऋण लेता है, किससे, वाणिज्यिक बैंकों से, है ना। तो इसमें तो उनको इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ती है। ये वही दर है जिस ऋण पर, जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंकों को ऋण मिलेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। और इसमें उनको, क्योंकि वो खुद आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, तो उनको जो रेट मिलेगी वो उनका फायदेमंद होगा, इससे उनको बैंकों को ब्याज मिलेगा, है ना। अब सोचिए, यह ज्यादा होगी और यह लगभग 1% कम होगी, है ना। आरबीआई ज्यादा ऋण थोड़ी देगा बैंकों को, है ना। उस बेस पर आप लोग याद रखना कि रिवर्स रेपो रेट, दोनों जो हैं आपस में ये लोग जुड़े हुए हैं और इन दोनों को मिलाकर एक टर्म यूज होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जो रेट है और आपका रेपो रेट जो है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कि यह दोनों जो, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों जो हैं लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए फैसिलिटी है ना। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, तरलता का समायोजन करने के लिए इन दोनों साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जल्दी से आगे की चीजें भी देखिए भाई। ठीक है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, और एक आपका होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए भाई। कैश का मतलब यह है कि आरबीआई जो है, जो बैंक वगैरह जो हैं, उनको अपना एक हिस्सा, ठीक है, किसका, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स वगैरह हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना होगा। ठीक है, आप लोग समझते होंगे कि कई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जब मान लीजिए सब बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए भागें, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका में न्यूज में है ये टर्म, बैंक रन, है ना। बैंक रन, बैंक रन का मतलब कुछ नहीं होता है, इससे आशय होता है कि जब बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक में, जो पैसे जमा करते हैं, वो लोग अपना पैसा वापस लेने आ जाएं बैंक के पास, तो बैंक के लिए कहीं ना कहीं पर एक आपातकालीन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। जमा सब करा रहे हैं बट लेने के लिए एकदम से भीड़ लग जाए तो उसको बोलते हैं बैंक रन की स्थिति। अब देखिए भाई, उस बैंक रन की स्थिति ना हो, वैसी कंडीशन पैदा ना हो, तो इसलिए अपना एक निश्चित अनुपात जो है, जो भी उनके पास जमा है, डिपॉजिट्स हैं, उसको आरबीआई के पास नकदी के फॉर्म में, मैं फिर से कह रहा हूं, कैश के फॉर्म में रखना होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसके तहत आप देखिए, उसमें कैश के काम इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आप गोल्ड रख सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ पैसा जो है अपने पास ही रखना है, कुछ पैसा जो है अपने पास ही रखना है, सोने के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में कुछ हिस्सा बनाकर रखना, जिसको बोलते हैं आपका एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। अब देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें नकदी के रूप में रख सकते हैं और इसमें जो है आप गोल्ड या इसके रूप में रख सकते हो, और कहीं ना कहीं पर इसके मामले में कोई भी उनको ब्याज नहीं मिलता है बैंक को। यह जो पैसा आरबीआई के पास रख दिया ना, इसका कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपको रखना है, और इस पे जो है बैंकों को ब्याज भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, अगला टर्म यहां पर आप देखिए, और देखिए भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इसको लेकर, है ना। क्या होता है, जनरली जब आरबीआई जो है मार्केट में खुले तौर पर सिक्योरिटीज की, जो प्रतिभूतियां होती हैं सरकार की, उसकी खरीद बिक्री करता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार में परिचालन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए, जब आरबीआई विस्तारवादी नीति अपनाएगा तो क्या करना होता है उसमें, विस्तारवादी का मतलब मार्केट में पैसा भेजेगा वो, है ना, पैसा भेजेगा, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, सिक्योरिटीज की खरीद करनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट। देखो भाई, पैसा भेजना है ना उसको मार्केट में, तभी तो विस्तारवादी कहेंगे एक्सटेंड, पैसा भेजना है मार्केट में, तो उसके लिए उसको सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेगी, उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में पैसा जाए। दूसरा, इसी का विपरीत चीजें देखो, जब संकुचित मौद्रिक नीति अपनाए वो, या सख्त, तब क्या करेगा, पैसा बाजार से सोखना है। ठीक है, सोखना है, जब पैसा बाजार से सोखना होगा तो क्या करना होगा, सिक्योरिटीज की बिक्री करनी पड़ेगी, और मार्केट में जो पैसा है, जो तरलता है, उसको आरबीआई अपने पास सोख लेगा। फिर से समझ लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई जो है खुले बाजार में संपत्तियों की खरीद बिक्री करता है, जिसमें विस्तारवादी के तहत वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज की खरीद करेगा, और संकुचित या सख्त के तहत सिक्योरिटीज की बिक्री करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट भाई। यहां पर जल्दी से आगे की चीजें भी देख लेते हैं।
अब यहां पर देख रहे हैं तो जल्दी से ये समझ ही लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। ठीक है, दो तरीके से सरकार अपनी सिक्योरिटीज को जारी करती है भाई। एक साल के कम के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था टी बिल्स वगैरह जो हैं वो जारी किए जाते हैं ना, कैश मैनेजमेंट बिल्स वगैरह जारी किए जाते हैं। ये क्या है, यह है एक साल के कम के लिए बॉन्ड जारी करती है सरकार। और दूसरा आप देखोगे एक साल से ज्यादा के लिए अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं दिनांकित सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या दिनांकित सिक्योरिटीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। समझिएगा भाई, यहां पर डेटेड सिक्योरिटीज जो है आपकी एक वर्ष से ज्यादा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए सरकार को तो वो जारी करती है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर एक डिफरेंस समझ लो, मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद, टी बिल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जारी करेगी, और जो राज्य है वो यह बॉन्ड, जो बॉन्ड सरकार जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो डेटेड सिक्योरिटीज हैं ये जारी कर सकती है, डेटेड सिक्योरिटी जारी कर सकती है। इसको बोलते हैं, जो राज्य जारी करते हैं उनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है, राज्य विकास ऋण, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यूपीएससी पूछता है। जो राज्य सिक्योरिटी जारी करता है, जो राज्य अपने स्तर पर, उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है, एसडीआर, उसको एसडीएल बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा भाई, फिर से बोल रहा हूं, टी बिल जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जारी कर सकती है। इसके अलावा कौन से कॉन्सेप्ट है भाई उसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल के तौर पर हम लोगों ने चीजें देखी, है ना, जो आपकी एक देखिए भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दो टर्म है, इसको समझ लीजिए। एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, यह कुछ नहीं है, इसमें एक वर्ड तो ये याद रखो कि दंडात्मक दर है ये। जब रेपो रेट के लिए सिक्योरिटीज उसके पास खत्म हो जाए ना, तो अगर वाणिज्यिक बैंकों को लोन लेना है ना, तो ये एक और तुरंत लोन चाहिए बैंक को, तब इस फैसिलिटी के तहत लोन ले सकता है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगाएगा आरबीआई वो रेपो रेट से ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं दंडात्मक दर। काम वही है रेपो रेट वाला, बट दंडात्मक है ये, है ना, और तुरंत लोन चाहिए जब। दूसरा एक होता है डिपॉजिट स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये वर्ड अभी खास करके न्यूज में है। डिपॉजिट स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत ये होता है कि आरबीआई को अगर मार्केट से तरलता सोखनी है, ये वही रिवर्स रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर तरलता सोखनी है तो इसका इस्तेमाल कर सकता है कि बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा रखा हुआ है, जो अतिरिक्त पैसा वो रखा हुआ है, उसको आरबीआई अपने पास जमा कर लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह देकर आरबीआई अपने पास जमा कर लेगा। ठीक है, तो यह दो टर्म भी याद रखना है, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और दूसरा आपका डिपॉजिट स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है भाई, एक कॉन्सेप्ट है जिस पर यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है, वो है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, इसको एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, इसको बहुत आसान भाषा में। देखिए, बैंक के पास अगर मान लीजिए आप 100 रुपए जमा करते हैं, अगर 100 रुपए आप बैंक के पास जमा करते हैं, उससे बैंक कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। लोन जब देगा ना तो बहुत सारी मनी क्रिएट होगी मार्केट में जाकर, बस इतना याद रखो, उस क्रिएट करने को बोलते हैं जितना पैसा उसे कितने मल्टीप्लाइज, मान लीजिए 100 रुपए दिया, तो अगर उसे 1000 रुपए वो क्रिएट कर पा रहा है, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर जो है वो 10 टाइम से ज्यादा है, 10 गुना से ज्यादा है, और ये 1 गुना से ज्यादा होना चाहिए बाजार में। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आरबीआई को लेकर 2-3 चीजें समझ लो। आरबीआई को लेकर, एक तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, 1949 में किया गया, है ना, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन जो किया गया, सरकार के तहत पूरा कर दिया गया, 1949 में किया गया। दूसरा, आरबीआई के जो गवर्नर है, आरबीआई के जो गवर्नर है, उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है, उसके जो होता है, जो केंद्रीय सचिव है, ठीक है, सचिव जो हैं उसकी अध्यक्षता में आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति होती है। और यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि आरबीआई को हटाने के लिए क्या संविधान में प्रावधान है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आरबीआई को सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार हटा सकती है, और यह अधिनियम में 1934 के अधिनियम में लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में जिक्र नहीं है इसका कि आरबीआई के गवर्नर को कौन हटाएगा। आरबीआई के गवर्नर को केंद्र सरकार कभी भी हटा सकती है, और उसकी नियुक्ति के लिए जो कमेटी है वो केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में इसको नियुक्त करती है। ठीक है भाई, आरबीआई को आप लोग याद रखेंगे। एक टर्म और समझ लीजिए, आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक्स कहा जाता है, बैंकों का बैंकर कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों, यह सवाल यूपीएससी ने पूछा था। क्योंकि जब बैंकों के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है लोन लेने के लिए, तब वो आरबीआई के पास जा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप लोगों को इस चैप्टर में फोकस करना है। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बैंक्स के बारे में और अच्छे से चीजें देख लेंगे, जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बची होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक जल्दी से भाई लास्ट में ये देख लो कि जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, हम लोगों ने क्वांटिटेटिव तो बहुत सारे पढ़ लिए है ना, कि मात्रात्मक उपाय कौन से हैं। गुणात्मक उपायों में अगर आप देखोगे तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखेगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर के लिए जैसे होता है ना वो, कि आपको इतना लोन देना है कृषि क्षेत्र के लिए, वो उस तरह की कोई मार्जिन लगा देगा आरबीआई, है ना, कंट्रोल करने के लिए तरलता और इन सब चीजों को, और बाजार को नियमित करने के लिए ये सब चीजें कर देगा, और साथ में नैतिक सलाह देगा बैंकों को कि आप थोड़ा इस तरीके से कंट्रोल करिए। और तीसरा कहीं ना कहीं पर इसमें वो क्रेडिट रेगुलेशन के लिए जो ऋण का विनियमन जो है उसको सख्ती भी कर देगा वहां पर बैंकों के लिए। तो यह गुणात्मक उपाय है, और वो सब क्या है, मात्रात्मक उपाय हैं, क्योंकि उनका सीधा इफेक्ट जो है आपको दिखेगा अर्थव्यवस्था में और बैंकों और इन सब चीजों से जुड़े मुद्दों पर। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।